नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम सियासी दल हुंकार भर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस जुगत जुगाड़ में लगे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो लिया जाए, किस तरह से विधायक बन लिया जाए, किस तरह से मंत्री बन लिया जाए। ये तमाम लोग तमाम प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में बदलापुर विधानसभा के वर्तमान विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं। लोगों में बड़े लोकप्रिय हैं। इनकी लोकप्रियता इस कदर से है कि युवा वर्ग इनको अपने दिल के करीब रखता है। बिल्कुल सर, पहला सवाल हमारा ये है कि इस 5 साल के अगर कार्यकाल को देखा जाए तो आप 5 साल में किस तरह का कामकाज किए हैं जिससे जनता फिर से आपको जनादेश दे। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने एक जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने काम किया है। आज जहां तक मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर गांव में, हर तहसील में, हर ज़िले में एक साथ बिजली आती है और एक साथ बिजली कटती है। हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और साथ में हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो गाँव में विद्युतीकरण की योजना हो, चाहे वो किसानों को किसान सम्मान निधि देने की योजना हो, चाहे गरीबों को इलाज में जो 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के माध्यम से लोगों को इलाज का पैसा मिलता हो, चाहे इलाज की योजना हो, चाहे वो फ्री में राशन देने की योजना हो, ऐसी तमाम हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को, हर समाज को, हर व्यक्ति को हमारी सरकार देती है। कोई भी भेदभाव नहीं करती है कि किस दल का है, किस दल का है, हम नहीं करते हैं। हम जो उस पात्र है, जो लाभार्थी है, उस तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। और आप देख रहे होंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, हर जगह आपको विद्युतीकरण की योजना दिखाई पड़ेगी, शौचालय दिखाई पड़ेगा, सामुदायिक शौचालय दिखाई पड़ेगा, आपको हर जगह आवास दिखाई पड़ेगा, गैस का सिलेंडर हर गरीब के आपको घर मिलेगा, हर गरीब के यहाँ गोल्डन कार्ड मिलेगा। साथ में कई गांव में आपको खेल कूद का मैदान मिलेगा और उसके साथ साथ आंगनबाड़ी का केंद्र मिलेगा। पंचायत का भवन लगातार निर्माण हो रहा है। कई गांव में आपको अटल मनरेगा पार्क मिलेगा। उसके साथ साथ कई गांव में जहां तालाब हैं, उस तालाबों का सौंदर्यीकरण करा करके हम लोग मॉडल तालाब के रूप में हम उसको जो है मॉडल तालाब में परिवर्तित कर रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग लोक निर्माण विभाग की जितनी सड़कें हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग सभी सड़कों का हमारी सरकार निर्माण कर रही है। कई निर्माण हो गया, कई तो 25-25, 30-30 साल बाद निर्माण हुआ है। 30-30 साल तक आज तक वहाँ सड़क नहीं बनी थी। उन सड़कों को भी हम लोगों ने निर्माण कराया। और जिनका निर्माण कोविड काल के कारण नहीं हो पाया या पिछली बरसात की वजह से नहीं हो पाया, उन सभी सड़कों का भी निर्माण का कार्य चल रहा है। और जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि दिसंबर माह तक सभी PWD की सड़कों का भी निर्माण हो जाएगा। रही बात बदलापुर विधानसभा की, सरकार की सारी योजनाएं बदलापुर में आई हैं और साथ में ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज बदलापुर में बहुत सारी परियोजनाएं यहां पर काम चल रहा है। जैसा कि बदलापुर में ITI का निर्माण हो रहा है, बदलापुर में बस स्टेशन का निर्माण हो रहा है, फायर स्टेशन का निर्माण हो रहा है। उसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण पुल, जैसे चक्रियावा घाट का पुल जो लगभग मैं समझता हूँ 3-4 दर्जन गांवों को जोड़ता है, ऐसा चक्रियावा घाट का निर्माण भी लगभग पूर्ण होने वाला है। नौरंगाबाद का पुल का निर्माण हो रहा है, करणपुर का पुल का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ साथ अभी हाल में ही मुंगराबाद शाहपुर को बदलापुर से जोड़ने के लिए कारोवीर घाट का पुल जो सई नदी पर बनने वाला है, उसके भी पुल का 3 करोड़ रुपए धन की स्वीकृति हो गई है। उसका भी हम 1 हफ्ते के अंदर उसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। साथ में एक और महत्वपूर्ण ROB का काम, जो कि हमारे श्री कृष्णानगर रेलवे फ्लाईओवर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है। और मैं समझता हूं कि यह जनपद का पहला फ्लाईओवर है जिसकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकृति दिया है। लगभग 48 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति हमको मिल गई है। आज मैं बल्कि लखनऊ गया भी था और 1 हफ्ते के अंदर इस परियोजना के ऊपर श्री
कृष्णानगर आरओबी पर भी पैसा जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ भोजनाथ घाट के भी पुल पर जो हमारे मुंगराबाद शाहपुर को बदलापुर को जोड़ती है उस पर भी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पैसा जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ पुल हो गया, सड़क हो गया, किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमारे यहाँ 4 पंप कैनाल है, भटपुरा पंप कैनाल, कंधी का पंप कैनाल और सोनौरा फर्स्ट पंप कैनाल, सोनौरा सेकंड पंप कैनाल। इनके तीनों पंप कैनालों का निर्माण 8.5 करोड़ रुपए से लगातार निर्माण हो रहा है, जिसमें सोनौरा 2 तैयार हो गया है। सोनौरा फर्स्ट और भटपुरा ये लगभग 15-20 दिनों के अंदर इसका भी निर्माण पूर्ण हो जाएगा। मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि जो हमारा सोनौरा पंप कैनाल सेकंड है, हमारे यहाँ बिलावा, चौरी, प्राणपट्टी, लेदुका ऐसे कई गांव हैं जहां 40 वर्षों से नहर में पानी नहीं आया था और उस नहर जो है पूरी तरीके से ग्रामीणों ने पाट लिया था। चूंकि नहर में जब पानी नहीं आता था तो नहरों को लोगों ने पाट लिया था, लेकिन 40 वर्ष बाद हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने यशस्वी हमारे जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से आज वह नहर चालू हो गई और 40 वर्षों बाद बिलावा, प्राणपट्टी, लेदुका, चौरी, सलामतपुर में पानी पहुंच गया है। वहां के गांव के लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है। इसके साथ साथ जो छंगापुर गांव है वहां का भी सोनौरा फर्स्ट पंप कैनाल का काम चल रहा है, जल्दी वहां भी पानी आ जाएगा। और भटपुरा से लगभग 1 दर्जन गांव को पानी भी लगभग हम लोग दिसंबर माह में वहां के भी किसानों के खेतों को हम लोग पानी देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट हमने अपनी विधायक निधि से अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्माण करा दिया है। लगभग 40 बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था आज हमारे बदलापुर अस्पताल पे है। साथ में महाराजगंज अस्पताल, बक्सा अस्पताल, सिंघरामऊ अस्पताल पे भी हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रखी है। इसके साथ साथ इमिलिया घाट का पुल जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था, आज इमिलिया घाट का भी पुल हमारा चालू हो गया है। इसके साथ साथ लगभग 7.5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बदलापुर के ऐसे गरीब लोगों को जिनको इलाज कराने के लिए कोई संसाधन नहीं था, उनको 7.5 करोड़ रुपए से हमारी सरकार ने उनका इलाज कराने का भी काम किया है। आपने तमाम परियोजनाओं का जिक्र किया, तमाम चीज़ें आपने बताई, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बड़ा उपलब्धियां हैं, तमाम उपलब्धियों का आपने जिक्र किया। भेदभाव की आपने बात की, भेदभाव के ही उसी संदर्भ में हम आपसे बात करना चाहेंगे। कोरोना की पहली लहर के दौरान मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा गया, ऐसा क्यों? मरकज में जो मुसलमान शामिल थे तबलीगी जमात के, उनको देशद्रोही तक की संज्ञा दे दी गई। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उसी आड़ में नमस्ते ट्रंप को छिपा दिया गया, जो मोदी जी की पूरी तरह से मोदी जी द्वारा प्री प्लान सब सारी चीज़ें थी। उस समय आपने नमस्ते ट्रंप को छिपा दिया, मरकज के लोगों पर दोषारोपण किया। दूसरी लहर की अब बात करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तराखंड में नए नए मुख्यमंत्री आए थे। अच्छा, उत्तराखंड में एक बड़ी विषम परिस्थिति है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह शायद आप भली बात जानते हो, हमको नहीं मालूम है। लेकिन हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि उस समय जो नए नए मुख्यमंत्री आए, तीरथ सिंह रावत जी का अगर जिक्र किया जाए तो फटी जीन्स के स्पेशलिस्ट के नाम पर लोग उन्हें जानते हैं, बड़ा बढ़िया विश्लेषण भी करते हैं। सर, हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि जब स्वास्थ्य मंत्रालय आपको बार बार आगाह कर रहा था कि संभल जाइए, नहीं तो संभलने लायक नहीं बचेंगे, ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि संतों की आस्था के आगे कोरोना कहाँ टिकने वाला, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कुंभ के संतों पर कार्रवाई हुई तो मरकज पर कार्रवाई हुई, तबलीगी जमात पर नमस्ते ट्रंप को छिपा दिया गया, दबा दिया गया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी सरकार मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझती है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एकदम गलत और मिथ्या आरोप है। मैं आपको अपने बदलापुर से ही शुरुआत कराना चाहता हूं कि बदलापुर में सबसे पहला पूरे ज़िले में कोरोना का पेशेंट हमारे यहाँ तबलीगी जमात का एक लड़का जो कि देवरिया गांव में आया था। तो देवरिया गांव में जब वो आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के विधायक जिस समय क्षेत्र में नहीं निकल रहे थे, उस समय जब हमारे यहाँ दहशत का माहौल हो गया कि तबलीगी जमात से एक लड़का आया है जिसको कोरोना हुआ है, देवरिया गांव का है।
आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरा फेसबुक लाइव भी चेक कर लीजिए। मैं उस समय उस गांव में जाकर के मैंने सैनिटाइज पूरा गांव करवाया, पूरे गांव को मैंने मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा, अगल बगल के गांव में भी मैंने मास्क और सैनिटाइजर बांटा। और रही बात यह है, उनको उचित इलाज की मैंने व्यवस्था भी कराई। उसके बाद दूसरा कोरोना का पेशेंट हमारे यहीं बदलापुर नगर में मस्जिद में लोगों ने बताया कि वहाँ भी कुछ ऐसे लोग तबलीगी जमात के लोग आए हैं, उनको भी कोरोना उनको हुआ है, संदिग्ध हालात में हैं। उनकी भी हम लोगों ने जांच करा करके उनकी भी उचित उपाय व्यवस्था हमने किया, उनके इलाज की व्यवस्था किया। और प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हैं आप जाके देख आइए, मुस्लिम आबादियों में आप जाइए, वहाँ भी हमने आवास बनवाया है, शौचालय बनवाया है, गैस दिया है, इलाज का पैसा दिया है, बिजली का काम कराया है, वहाँ भी हमने सड़क बनवाई है। और उसके साथ साथ जितने भी इलाज की व्यवस्था हर समुदाय के लिए था, वही इलाज की व्यवस्था हमने मुसलमान के लिए भी किया। हाँ, ये बात सत्य है, जब कोविड का शुरुआत था उस समय स्थिति ये थी कि मुस्लिम के जो जमात हैं, जो जमात लगते थे, सरकार ने उस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया कि सभी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध सरकार लगाया, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिख का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो। उस समय सभी आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों का बहुत बड़ा जत्था वहाँ पर कोई सभा या कोई कार्यक्रम कर रहा था, उस पर सरकार का विरोध था कि सरकार ये कहना चाह रही थी कि कोविड इससे फैलेगा, आप इस तरीके के कार्यक्रम को बंद करिए। बाद में कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, लोगों ने बाकायदे अलाउंस किया, मीडिया में आकर के बयान दिया कि लोग अपने घर पर नमाज अदा करें, कोई मस्जिद में जाकर नमाज ना अदा करे, क्योंकि ये जो कोविड है, ये कोविड छुआछूत का रोग है, इससे कोविड बढ़ सकता है और हमारा देश बुरी स्थिति में जा सकता है। इसलिए ऐसा आरोप सिर्फ विपक्षियों ने लगाया है, कहीं भी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। रही बात उत्तर प्रदेश, सरकार सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा कोविड को कंट्रोल करने वाला उत्तर प्रदेश है, जबकि उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ की आबादी है, लेकिन देश में प्रथम स्थान कोरोना के टीका लगाने में, कोविड को कंट्रोल करने में। जो हमारे मजदूर वर्ग जो विभिन्न देश प्रदेशों में रहते थे, श्रमिकों को ट्रेन के माध्यम से उनको लेके आना, उनको रोजगार देना, उनको राशन देना, फ्री में राशन उपलब्ध कराना। शायद देश का पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश जिसने गरीबों को निःशुल्क राशन दिया। और जो श्रमिक आए उनके खाते में हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए देने का भी काम किया, उनको इलाज की भी व्यवस्था कराई। रही बात, कोई भी उत्तर प्रदेश के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। दूसरे प्रदेश के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का विधायक हूं और उत्तर प्रदेश का भाजपा का विधायक हूं। मैं अपने प्रदेश, अपने विधानसभा की बात करूंगा। सर ठीक है, आपने तमाम परियोजनाओं का जिक्र किया, कोरोना में आपने यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल किया। अब हम आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की 95% आबादी रहती है। एक बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का मुद्दा। एक बार में 250-250 पशुओं का झुंड निकलता है और सारी फसल एकदम साफ। तो इस स्थिति में यानी कंट्रोलिंग की अगर बात की जाए तो लगातार कान्हा उपवन का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन धरातल पर परियोजना उस तरह से नहीं उतर पा रही है जिससे लोगों में योगी सरकार को लेकर और कान्हा उपवन को लेकर वो भरोसा बन पाए जो बनना चाहिए। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर ग्राम पंचायत में जो चारागाह की ज़मीन है, उस चारागाह की ज़मीन के बगल में ही किसी बंजर की ज़मीन में या ऐसी कोई नवीन प्रति की ज़मीन है, उस ज़मीन में गौशाला का निर्माण कराया जाए। उसके फंड की भी व्यवस्था सरकार ने किया है कि राज्य वित्त से, 15वां वित्त से, मनरेगा से, इन तीनों योजनाओं के माध्यम से हर गांव में गौशाला का निर्माण हो। साथ में एक बृहद गौशाला का निर्माण हर ब्लॉक स्तर पर हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे ही ब्लॉक बक्सा में एक गांव आता है मेंदीपुर। मेंदीपुर में हम लोग बृहद गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं और लगभग 1 दर्जन गाँव में हम लोगों ने गौशाला का निर्माण कराया भी है। कई गाँव में ज़मीन न मिलने की वजह से या ज़मीन कुछ लोगों ने कब्जा किया है उसके नाते से, या कहीं कहीं ग्राम प्रधान जो कि गौशाला की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके नाते कई जगह गौशाला नहीं बन पाया है। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन सरकार इस पर पूरी तरीके से सख्त है कि बृहद गौशाला के माध्यम से, कान्हा उपवन के माध्यम से हम इन आवारा पशुओं को कंट्रोल करने का काम करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आवारा पशु नहीं है, ये पशु हमारे और आपके हैं। हम लोग अब इतने स्वार्थी हो गए हैं
कि हम ऐसे पशु जो दूध देना बंद कर देते हैं, हम उनको तुरंत छुट्टा छोड़ देते हैं। वह जो छुट्टा पशु जाते हैं वो हमारे खेतों को चरने का काम करते हैं। वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो सऊदी अरब और इंग्लैंड और पाकिस्तान से नहीं आए हैं, वो हमारे ही गांव के पशु हैं। अब लोग उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो सरकार, अब आप बताओ, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये जो स्थिति है कि स्वार्थ में आदमी एक कुछ दिन बाद ऐसा लोग करेंगे कि माँ बाप को भी कहेंगे कि अब माँ बाप हमारे बूढ़े हो गए, इनको भी सरकार ध्यान दे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जनता को भी इस पर आगे आना पड़ेगा, जनता को भी इसकी चिंता करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, जिस तरीके से हम अपने पिता की सेवा करते हैं, उसी तरीके से हम अपने गऊ को भी माँ कहते हैं। अगर वो दूध देना छोड़ दे तो क्या हमारा बच्चा उसी दूध को पी करके बड़ा हुआ है? क्या हमारा आपका धर्म बनता है कि हम उस गौ माता को लात मार के भगा दें? नहीं करना चाहिए। हमको उनको सेवा करना चाहिए। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, यह समस्या पूरी तरीके से निदान हो जाएगा। हाँ, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कदापि गाय को कटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इसके लिए हम गौशाला बनाएंगे, हम जनता को जागरूक करेंगे कि गाय मां कटने ना पाए, बल्कि हम गौशाला में सेवा करें। हम जनता को जागरूक करके उनके जिम्मे करेंगे कि आप उनकी सेवा करिए। हम तो 30 रुपये जानवरों को खिलाने के लिए पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन जनता के अंदर जागरूकता न होने की वजह से कई पशु घूम रहे हैं। हम उसकी भी चिंता हमारी सरकार नित कर रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने फरमान भी जारी किया है कि अगर कोई पशु छुट्टा घूमता दिखाई पड़ा तो उसका जिम्मेदार जिलाधिकारी होगा। हम लोग उस पर भी कंट्रोल करने के लिए पूरी सरकार काम कर रही है। सर, अब पर्सनल बदलापुर विधानसभा की बात करना चाहेंगे। हमने कई लोगों से बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना था कि आप जब से विधायक बने हैं तब से क्षेत्र का विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि जिस तेज़ी से आप विकास कर रहे हैं, जो आपने रोल मॉडल अपनाया है, अगर भविष्य में उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार बनती है, आपको मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप किस तरह से सारी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे जिससे कि युवाओं का पलायन रुक सके? एक बड़ा मुद्दा है, युवा पलायन कर जाता है इस अभाव में कि उसे 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी तक नहीं मिल पाती है, वो अपने घर परिवार से दूरी बना लेता है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। उस पर कंट्रोलिंग के लिए, इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करने के लिए आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? अगर भविष्य में आप मंत्री बनते हैं तो आप किस तरह से उस पर पूरी तरह से काम करेंगे? देखिए, बदलापुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके अपना सेवक के रूप में चयन किया और आज लगभग 4.5 साल के ऊपर मेरा कार्यकाल हो गया है। और मैं समझता हूँ ये ऐसा कार्यकाल रहा जिसमें 2 साल कोविड भी था। अगर सही पूछिए, मुझे काम करने का अवसर जो मिला वो मात्र 2.5 साल मिला। 2 साल हम लोग कोविड से लड़े और कोविड में भी मैंने जनता का साथ छोड़ के नहीं गया। मैं कोविड के काल में भी जनता की सेवा लगातार मैं करता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से पलायन ना हो, इसी के नाते मैं सड़क की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं बिजली की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो छोटे मोटे कल कारखाने और हमारी सरकार मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन भी देने का काम कर रही है। गांव के लोग जो बम्बई और दिल्ली में जा कर के रोजगार कर रहे हैं, वो अपने यहाँ ही रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। साथ में जो ITI में बनवा रहा हूँ, इस ITI में कई ट्रेड में बच्चों को शिक्षा मिलेगी। हमारे यहाँ से जब ITI तैयार हो जाएगा, यहाँ से पढ़ लिख के निकलने वाला बच्चा, उसको सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही, साथ में अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो कम से कम किसी चट्टी चौराहे पे मोबाइल बनाने की दुकान, कंप्यूटर बनाने की दुकान, पंखा और कूलर बनाने की दुकान, TV बनाने की दुकान, वो खोल करके वो खुद जीविकोपार्जन की व्यवस्था अपने उस दुकान के माध्यम से किसी चट्टी चौराहे पे कर सकता है। मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पराग का प्लांट लगवाना, जिसकी ज़मीन हमारी सिंघरा मऊ में, हरिहरपुर में उसके नाम पे ज़मीन आरक्षित भी है। मेरा प्रयास रहा, चूँकि कोविड के नाते हमारी सरकार की कहीं ना कहीं आर्थिक अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहा कि अगर बदलापुर मुझे यहाँ की जनता पुनः अगर विधायक बनाती है, मुझे अपना सेवा करने का अवसर देती है, तो मेरी प्रथम प्राथमिकता है कि पराग का प्लांट मैं चालू करवाऊंगा। और पराग के प्लांट के माध्यम से मैं जो है यहाँ के किसानों को दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर दुग्ध के माध्यम से मैं उनको रोजगार देने का काम करूँगा। साथ में मैंने यहाँ पर यह भी सोचा है कि आने वाले समय में कहीं न हमारा काशी और बनारस को जोड़ने वाला, काशी को और लखनऊ को जोड़ने वाला हमारा NH-56 मार्ग भी है। AG रोड जो कि प्रयागराज और गोरखपुर को जोड़ने वाला भी प्रमुख मार्ग हमारे विधानसभा से होकर जाता है।
मेरा ये बहुत ही प्राथमिकता रहेगी कि छोटे कल कारखाने सरकार के भी माध्यम से या प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि बदलापुर में भी खुल जाए, जिसके माध्यम से पलायन रुके और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, पराग के माध्यम से, ITI के माध्यम से, छोटे मोटे कल कारखानों के माध्यम से। तो आपने अपना कीमती समय NBC हिंदी को दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामना भी यही है कि आगे भी आप इसी तरह से विकास कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी NBC चैनल को, मेरे तरफ से हृदय से धन्यवाद। और एक आग्रह के साथ, मैंने जितनी परियोजनाओं का नाम बताया है, मेरा आग्रह है कि उन परियोजनाओं का एक बार आप जरूर सर्वे करें, उनको जाके आप उनकी वस्तु स्थिति को देखें, आपको प्रसन्नता होगी और आपको लगेगा कि जो 40 वर्षों में हो ना पाया, 4.5 वर्ष में कर दिखाया। धन्यवाद, नमस्कार। जो 40 वर्षों में नहीं हो पाया वो 4.5 साल में हमने कर दिखाया, ऐसा कहना है बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी का। उत्तर प्रदेश चुनाव से लेकर देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़ रहिए आप NBC हिंदी के साथ। अगर आपने NBC हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति है। वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।